नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनम्र स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग एक नए सेशन के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो है एक श्रृंखला शुरू करेंगे जिसमें से हम लोग संविधान यानी पॉलिटी से रिलेटेड पूरा जो निचोड़ है पॉलिटी का उसको हम लोग एक शॉर्ट नोट्स में बनाया है, जिसमें जो एसएससी के लिए, आपका यूपी ट्रिपल एससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए, इन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो लक्ष्मीकांत है, एम लक्ष्मीकांत, उस बुक का बिल्कुल निचोड़ है ये। तो इस श्रृंखला में हम लोग जो है संविधान को एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को, एक एक फैक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। अगर दोस्तों ये श्रृंखला आपको पसंद आती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, और इस श्रृंखला के हम लोग अलग अलग पार्ट को एक एक करके अलग अलग क्लासेस में पढ़ लेंगे। तो जो हमारा आज प्रथम क्लास है, फर्स्ट क्लास है, उसमें हम लोग ये समझेंगे कि जो संविधान का निर्माण है वो कैसे हुआ था। इसके बाद हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से अलग अलग क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान का निर्माण एक दिन की उपज ना होकर के ये कई सालों का अथक प्रयास है, कई दशकों का अथक प्रयास है। और जो हमारा इंडिया का संविधान है, वो इंडिया का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्यों लिखित संविधान है और सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें से जो स्टेट हैं और जो सेंट्रल है यानी संघ सरकार, इन दोनों का जो है संविधान एक ही में से सम्मिलित कर दिया गया है। इसीलिए हमारा जो संविधान है यानी भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और जो हमारा संविधान है वो कई देशों से लिया गया है, लगभग 60 देशों से। एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, लगभग 60 देशों से हमारा संविधान जो है लिया गया है। इसीलिए इसे जो है उधार का थैला भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसको जानते हैं। तो संविधान का जो निर्माण है वो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग की थी। यानी 1935 में संविधान के जो गठन की मांग है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। इसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान का सभा का जो गठन किया गया उसमें कैबिनेट मिशन योजना द्वारा नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अब इस संविधान सभा के गठन में हर प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट बांटी गई। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। आवंटित सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय यानी मुस्लिम, सिख, सामान्य व सिखों को छोड़ करके अन्य सभी के बीच किया गया था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। अब संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा का जो चुनाव है, संविधान सभा का आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। यानी कुछ लोग जो है इसमें से आंशिक रूप से चुने गए थे और कुछ लोगों का इसमें से नामांकन किया गया था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया था। संविधान सभा के लिए कुल 389 सीटें, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। संविधान सभा के लिए 389 सीटें यानी 389 सीटें निर्धारित की गई थी। अब ये 389 सीटें कैसे निर्धारित की गई थी? देखिए, जो कुल सीटों की संख्या थी वो 389 थी, जिसमें से जो 296 सीटें थी वो ब्रिटिश भारत से निर्धारित थी, और जो 93 वो देशी रियासतों से निर्धारित थी। अब देखिए, इसमें से जो 296 ब्रिटिश भारत से थे उसमें से 208 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, जबकि 73 यानी 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई थी और 15 सीटें स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त हुई थी। अब देशी रियासतों का जो निर्धारण किया गया था वो कैसे किया गया था? देशी रियासतों को आवंटित सीटें भर नहीं पाई, उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय किया था। ये देशी रियासतों ने किया था।
इसके अलावा संविधान सभा की बैठक की बात करते हैं तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो संविधान सभा की पहली बैठक थी उसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया था अन्यथा नहीं लिया था, तो मुस्लिम लीग ने जो है वो उस बैठक में भाग नहीं लिया था, इसका बहिष्कार कर दिया था। सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो इस जो संविधान सभा है उसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और ये कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, यानी 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई और जो संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। BN राय को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, तो वो थे BN राय, यानी BN राय को संविधान सभा का जो है वो सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, HC मुखर्जी। अब जो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को और हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। इसमें क्या मुख्य बिंदु थे? संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र व भारत के बाहर क्या ऐसे क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहेंगे भारतीय राज्य क्षेत्र में होंगे तथा इनकी सीमाओं व क्षेत्रों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार आदि का स्रोत भारत की जनता होगी। और आप सभी को पता है कि जो हमारे संविधान है, संविधान की प्रस्तावना भी हम भारत के लोगों से ही शुरू होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता व सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि के समक्ष समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट है अब नोट है उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित कर ही संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया है, यानी जो संविधान की प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव का ही रूप है। अगर हम बात करें कि प्रस्तावना, तो जो प्रस्तावना है वो US सरकार से यानी अमेरिका की संविधान से लिया गया है प्रस्तावना। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संविधान सभा में हुए परिवर्तन, यानी जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संविधान सभा में क्या क्या परिवर्तन हुए थे उसको हम लोग समझेंगे। क्या परिवर्तन हुआ था? फर्स्ट है इस संविधान ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया था। नेक्स्ट है इसने सभा को भारत का संविधान निर्माण एवं भारत के लिए आम कानून लागू करना ये 2 काम सौंपे। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से अलग हो गए, अतः संविधान सभा के लिए सीटों का पुनः आवंटन हुआ। अब कुल सीटों की संख्या 299 यानी 299 थी, जिसमें 229 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए एवं 70 सीटें जो हैं वो देशी रियासतों के लिए सुनिश्चित की गई थी। अब हम लोग संविधान सभा की जो समितियां और उनके अध्यक्ष की बात कर लेंगे। दोस्तों इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया संविधान सभा की जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष। सबसे पहली जो समिति है वो है संघीय संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे।
दोस्तों आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, कई बार मैचिंग के लिए और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो समिति थी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है प्रारूप समिति, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फिर था संचालन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, वो उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। और सरदार पटेल मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो है वो JB कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति जो इसी का पार्ट थी उसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। दोस्तों आप लोग इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अच्छे से एक बार राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे दोस्तों, राज्यों के लिए समिति की बात करेंगे। समझौता करने वाली समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर KM मुंशी। नेक्स्ट है राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे जो हमारा ध्वज है उसको कब अडॉप्ट किया था, तो मैं आपको डेट दोस्तों बता देता हूँ, वो है 22 जुलाई। आपको ईयर बताना है कि जो हमारा ध्वज है उसे कब अडॉप्ट किया गया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में सदस्य कौन कौन थे और इसका काम क्या था ये हमें जानना है। अब ये दोस्तों प्रारूप समिति के बारे में बात करेंगे। इस समिति का जो कार्य था वो था संविधान का प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार करना। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें कुल 7 सदस्य थे। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो संविधान की प्रारूप समिति थी उसमें कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। पहला सदस्य जो इसके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दूसरे अध्यक्ष थे N. गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे अध्यक्ष थे आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे सदस्य थे डॉक्टर KM मुंशी। पांचवें सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे सदस्य N. माधव राय जो BL मित्र के इस्तीफे के बाद बने थे। फिर थे TT कृष्णमाचारी जो कि DP खेतान की मृत्यु के बाद बने थे। आगे हम बात करेंगे नोट। प्रारूप समिति द्वारा संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 को प्रस्तावित किया गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया था। इस बार पहली बार संविधान पढ़ा गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को भारत के लोगों ने संविधान अपनाया या लागू किया एवं स्वयं को सौंपा था। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना थी और 395 अनुच्छेद थे। उस समय 8 अनुसूचियां थी और प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। अभी दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसी का आंसर आपको पता हो गया कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, तो वो था 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था, यानी राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया था, जो कि है हमारा जन गण मन। और दोस्तों आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय गीत है उसको किसने लिखा था, यानी राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था ये आपको बताना है, किसने लिखा था ये बताना है। नेक्स्ट है संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था, यानी 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। फिर नेक्स्ट है 2 साल 11 माह और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई और तब जाकर के हमारा संविधान पूर्ण हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था। नोट पर ध्यान देंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान के 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393,
अनुच्छेद लागू हुए थे। अन्य अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। दोस्तों इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा कि 26 जनवरी 1949 को कुछ अनुच्छेद हमारे लागू हो गए थे, जबकि पूरा संविधान जो है हमारा वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में कांग्रेस के प्रभुत्व की आलोचना करते हुए संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, साथ ही सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये सेंटेंस पूछा गया है कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ये किसने कहा था? तो ऐसे कहा था जी ऑस्टिन ने। इनको शॉर्ट में ग्रेनविले ऑस्टिन या फिर जी ऑस्टिन कहते हैं। जी ऑस्टिन का कथन है कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चलेंगे संविधान की विशेषताएं क्या हैं, यानी हमारे भारत देश के जो संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे भारत देश का। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां हैं, जबकि इस समय प्रेजेंट में हमारे जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं। और अगर भाग की संख्या की बात करेंगे तो उनकी संख्या आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि कितने भाग हैं। और अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करेंगे तो इस समय हमारे यहाँ लगभग 400-450 अनुच्छेद कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है संविधान को विस्तृत बनाने के क्या क्या कारण थे, यानी जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने ऐसा क्या सोचा, क्या सोच करके संविधान सभा को इतना विस्तृत और विशाल बनाया है। पहला है भौगोलिक कारण, तो भारत का विस्तार और उसकी विविधता इस बेस पर। दूसरा है ऐतिहासिक कारण, क्या क्या थे? भारतीय संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत प्रभाव है एवं यह अधिनियम भी बहुत विस्तृत था। नेक्स्ट है एकल संविधान, जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान था। नेक्स्ट है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, यानी ये बेसिकली 4 कारण थे जिसकी वजह से जो हमारा संविधान है वो इतना विस्तृत है। नेक्स्ट क्या है विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिया है। नेक्स्ट है नम्यता एवं अनम्यता, यानी जो हमारा संविधान है वो नम्यता और अनम्यता के बीच में एक समन्वय को स्थापित करता है। संविधान ये नम्य भी यानी लचीला भी है और दूसरा अनम्य यानी कठोर भी है। तो जिसमें संविधान संशोधन के लिए सामान्य, यानी नम्य इसको कैसे बोला जाएगा? क्योंकि नम्य इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे संविधान संशोधन के लिए सामान्य प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे ब्रिटिश संविधान में होता है। अनम्य यानी कठोर कैसे है हमारा संविधान? जिसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे अमेरिकी संविधान में होता है। फिर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है भारत के संविधान में ये दोनों विशेषताएं विद्यमान हैं, यानी नम्य भी है अनम्य भी है। भारतीय संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है एवं कुछ उपबंधों में संशोधन सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार भारत के संविधान में नम्य एवं अनम्य दोनों प्रकार की विशेषताएं विद्यमान हैं, यानी कई सारे ऐसे बिल हैं या कई सारे ऐसे हमारे पास संशोधन हैं जिनके लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, इसलिए ये अनम्य या कठोर भी है। और कुछ ऐसे हमारे पास बिल और हमारे पास ये संशोधन है जिसके लिए हमारे पास विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। इस तरीके से संविधान हमारा नम्य और अनम्य दोनों है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एकात्मकता की ओर संघीय व्यवस्था, यानी एकात्मकता की ओर के झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है, यानी जब आपातकाल या किसी ऐसी स्थिति के समय जो हमारा संविधान है वो एकात्मक यानी संघात्मक व्यवस्था को प्रेजेंट करता है। अब हम बात करें संविधान की, तो संविधान एकात्मक संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं? सशक्त केंद्र हो जाता है, एक संविधान होता है, एकल नागरिकता होती है, संविधान का लचीलापन होता है, एकीकृत न्यायपालिका होती है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान। फिर हम बात करेंगे संघात्मक संविधान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। 2 सरकारें होती हैं जिसमें एक संघ सरकार होती है, दूसरा राज्य सरकार होती है।
तीसरा क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है सेंट्रल में और स्टेट में। तीसरा क्या होता है, लिखित संविधान होता है। चौथा क्या है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, यानी संविधान सबसे सर्वोच्च होता है। चौथा क्या है, संविधान की कठोरता होती है। पांचवा क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। नेक्स्ट क्या है, द्विसदनीय होती है, यानी उच्च सदन और निम्न सदन। तो ये हमारे देश में जो संघात्मक संविधान की विशेषताएं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, इस प्रकार भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है, परंतु भारतीय संविधान में एकात्मक और गैर संघीय लक्षण बड़ी संख्या में विद्यमान है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान के पहले अनुच्छेद में भारत का उल्लेख राज्यों का संघ के किया गया है और उसमें लिखा गया है कि जो संविधान है वो राज्यों का संघ है, ना ही उसमें संघीय शब्द का इस्तेमाल किया गया, बल्कि उसमें हमारी प्रस्तावना में भी लिखा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। इसका मतलब ये है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई भी विचार ही नहीं उत्पन्न हो सकता है। अर्थात भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है एवं किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, यानी कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है देखो, सरकार का संसदीय रूप। तो संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं निम्न है, यानी संसदीय व्यवस्था की क्या क्या जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं, क्योंकि हमारे देश में संसदीय व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए हम लोग ये समझेंगे कि संसदीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग समझेंगे कि जो संसदीय व्यवस्था है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, यानी राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल। सेकंड है बहुमत वाले दल की सत्ता। थर्ड है विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। फोर्थ है विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। फिफ्थ है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। सिक्स्थ है निचले सदन का विघटन, यानी लोकसभा अथवा विधानसभा। नोट है ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। भारत का प्रधान अथवा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। हम लोगों के यहाँ जो अपने भारत में राष्ट्रपति को चुनने की जो व्यवस्था है वो है इनडायरेक्टली मेथड से उसको हम लोग चुनते हैं या इलेक्ट करते हैं, जबकि ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर रहा सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। जैसे 9वीं अनुसूची में आने वाले सभी प्रावधान न्यायिक समीक्षा से बाहर हैं एवं 9वीं अनुसूची की स्थापना संसद द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है, यानी हमारी न्यायपालिका का किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल या कोई तरीके का कोई प्रेशर नहीं, दबाव नहीं है। संविधान जो है न्यायपालिका को बिल्कुल स्वतंत्रता प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय संसदीय अदालत है, यह शीर्ष न्यायालय है और संविधान का संरक्षक भी है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के प्रावधान निम्नलिखित हैं। क्या क्या प्रावधान है? पहला प्रावधान है न्यायाधीश के कार्यकाल की सुरक्षा है। न्यायाधीश के लिए निर्धारित सेवा शर्तें हैं। भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन है। विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक की गई है। सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक की गई है। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी दी गई है। नेक्स्ट है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा गया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। हमारे जो संविधान है, संविधान का एक मूलभूत जो अधिकार है उसको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार जो है ये भी हमारे
अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों इन सब के बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे पार्ट वाइज। पार्ट 3 में से मौलिक अधिकारों को रखा गया है, तो उसके लिए हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले हम लोग संविधान के जो बेसिक फीचर्स हैं उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग जब इसकी प्लेलिस्ट बनाएंगे तो उसमें से हम लोग पार्ट वाइज पार्ट सबको उसमें मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आगे के पार्ट्स के लिए आप ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं पूरा प्लेलिस्ट बना सकूं और पूरे संविधान को आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं, जिससे आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे मिल सके। चलिए बात करते हैं मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। यानी अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए जो हमारा न्यायालय है वो उसको लागू करा सकता है। मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है। संसद में इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती कर सकती है। अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। यानी 20 और 21 को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे पास मूल अधिकार हैं उन सभी को स्थगित किया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है राज्य की नीति निदेशक तत्व, जिसको हम बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये नीति निर्देशक तत्व क्या है, इनके बारे में जानेंगे हम। नीति निर्देशक तत्वों का जो कार्य है वो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। मतलब यह है कि जो मौलिक अधिकारों को तो लागू किया जा सकता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता। हाँ, ये है कि अगर राज्य कोई भी कानून बनाती है या कोई भी वेलफेयर का काम करती है तो उसमें नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। आगे मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा है कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य। इन सब के बारे में दोस्तों हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अभी विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर हम लोग बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन इन्हें स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मूल अधिकारों के लिए मौलिक कर्तव्यों के लिए कौन सी समिति है, तो उसके लिए समिति है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। मौलिक कर्तव्यों को कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, यानी भारत का कोई भी धर्म नहीं है, उसके नज़रों में सारे धर्म एक समान है। इसीलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। यानी हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, उसमें सर्वधर्मों को समभाव में देखा गया है। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। यह अवधारणा भारत में लागू नहीं है। भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों को समान रूप रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है और वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान करने की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों एकल नागरिकता। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, ये हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। क्या है नेक्स्ट? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान संघीय है एवं एकल व संघीय लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है।
अर्थात भारतीय नागरिकता, यानी हमारे संविधान में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो वहां पर जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी स्टेट की अलग नागरिकता और संघ की अलग नागरिकता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार न्यायिक अंग ही उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है, जैसे निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग इत्यादि। नेक्स्ट है दोस्तों आपातकालीन प्रावधान। हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान भी किए गए हैं। आपातकाल की स्थिति से बेहतर ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान राष्ट्रपति के लिए आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था करता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना है। अगर हम लोग आपातकाल की बात करें तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। प्रथम है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में दिया गया है। ये कब लागू होता है? जब कहीं युद्ध हो, आक्रमण हो अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्य में आपातकाल, जिसको बोलते हैं राज्य आपातकाल। ये अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 में भी दिया गया है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता के बेस पर इसको लगाया जा सकता है, या फिर केंद्र के निर्देशों का अनुपालन में असफलता पर अनुच्छेद 365 के बेस पर इसको लगाया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट है आपातकाल वित्तीय आपातकाल, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 60 में रखा गया है। यह कब लागू होता है? जब भारत की वित्तीय स्थिरता संकट में। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार क्या होती है ये हम जानेंगे। तो हमारी जो सरकार है वो त्रिस्तरीय होती है। कैसे देखेंगे? मूल रूप से भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, संघ एवं राज्य तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्ट थी। बाद में वर्ष 1992 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन ने त्रिस्तरीय संघ, राज्य में स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के अन्य किसी संविधान में नहीं है। कैसे? अब देखेंगे 3 हमारे पास। सबसे पहला आएगा संघ सरकार, और दूसरा आएगा हमारे पास राज्य सरकार, और थर्ड आएगा स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार की अगर हम बात करें तो इसमें ग्राम पंचायतें आएंगी, नगर पालिका, ग्राम पंचायतें ये आएंगी, और ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी, लागू की गई थी। और ये जो हमारी स्थानीय सरकार है वो गांधीवादी विचारधारा की ही देन है। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान की विषय वस्तु, इससे दोस्तों हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपी हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन बनता है। तो इसको दोस्तों ध्यान से देखिएगा। संविधान की प्रस्तावना की जो विषय वस्तु है वो हम भारत के लोग यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया से शुरू होती है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये दोस्तों हमारे संविधान की प्रस्तावना है, और इसी प्रस्तावना में हमारे जो संविधान निर्माताओं की सोच और उनकी दूरदर्शिता को देखा जा सकता है। फिर से एक बार हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इस संविधान के जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना से के क्या क्या तत्व हैं इसको ध्यान से दोस्तों देखेंगे, क्योंकि इसके जो तत्व हैं यही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है, संविधान के अधिकार का स्रोत। तो संविधान के अधिकार का क्या स्रोत है, जो हमारी प्रस्तावना ही है। इसमें क्या दिया गया है, संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया। भारत की प्रकृति की बात करेंगे तो भारत एक संप्रभु है। संप्रभु का मतलब ये हुआ कि भारत के क्षेत्र में या भारत की आंतरिक किसी भी आंतरिक शक्तियों में या किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो तो उसमें किसी अन्य देश का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी भारत का कोई भी धर्म नहीं है, लोकतांत्रिक यानी लोगों का जो तंत्र है, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। नेक्स्ट है संविधान के उद्देश्य क्या क्या है। सबसे पहला न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी जो भारत के लोग हैं उनको न्याय मिले, स्वतंत्र रहें, सभी समानता हो और बंधुत्व की भावना हो। नेक्स्ट है संविधान के लागू होने की जो तिथि है वो 26 नवंबर 1949 है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, संविधान के लागू होने की तिथि जो है वो 26 नवंबर 1950 है। यहाँ जो एक्सेप्ट करने की तिथि दोस्तों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये एक्सेप्ट करने यानी संविधान को जो एक्सेप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था, जबकि लागू होने की जो तिथि है वो 26 जनवरी 1950 है। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना के मुख्य शब्द कौन कौन से। संप्रभु, संप्रभु का क्या मतलब है, इसका आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश या डोमिनियन है, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, यह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट है समाजवादी, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी लक्षण मौजूद थे, परंतु प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि समाजवादी अखंडता शब्द ये कब जोड़ा गया है, तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया प्रस्तावना में। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की समानता को समाप्त करना है, अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद समाजवाद का मिला जुला रूप है, जिसका झुकाव गांधीवाद समाजवाद की ओर ज्यादा दिखता है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष, इसका क्या मतलब है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से आशय है कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक, भारत की लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का उल्लेख किया गया है। अब गणतंत्र की बात करेंगे तो सबसे पहला है हमारे पास लोकतंत्र। लोकतंत्र दो तरीके का, एक राजशाही होगा और दूसरा गणतंत्र होगा। तो राजशाही में क्या होता है कि अध्यक्ष या राजा उत्तराधिकारी होता है के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसे ब्रिटेन, यानी वहां पर राजशाही शासन चलता है, यानी जो वहां पर राजशाही शासन चलता है। जबकि गणतंत्र में क्या होगा, जो राज प्रमुख हो गया प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका और भारत में, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आएगा, यानी वो डायरेक्टली जो है अगर चुना जाएगा तो वो इलेक्टेड होगा, वो सिलेक्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट न्याय की बात करेंगे तो न्याय क्या है, प्रस्तावना में न्याय तीन भिन्न रूपों में शामिल है, सामाजिक,
आर्थिक व राजनैतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। दोस्तों ये शब्द कई बार पूछे गए। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, यानी कितने तरीके के न्याय हैं? तो 3 तरीके के न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय। हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के समान के आधार पर उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय की बात करेंगे तो आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता दूर करना शामिल है। नेक्स्ट है राजनीतिक न्याय की बात करेंगे तो हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। प्रस्तावना का हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, यानी अगर किसी को इसमें परेशान किया जाता है या उनके अधिकारों का हनन किया जाता है तो वो डायरेक्ट कानून का दरवाजा खटखटा सकता है। प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट है समता। समता का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर व्यक्ति को नागरिक, आर्थिक व दोस्तों यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, सामाजिक, यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समता प्रदान करने का उपबंध करती है। मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 जो कि आते हैं हमारे पास स्वतंत्रता के अधिकार में, नागरिक समता प्रदान करते हैं, समानता का अधिकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 325। धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य नहीं माना जा सकता है। और अनुच्छेद 326 यानी लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का जो है प्रावधान किया गया है। ये कब हुआ था? 1989 में। अनुच्छेद 325 व 326 राजनीतिक समता सुनिश्चित करते हैं, यानी राजनीतिक रूप से सभी समान हैं। अनुच्छेद 339 क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर उनका वर्क समान है, कार्य समान है, तो उन दोनों को समान वेतन ही दिया जाएगा। ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है बंधुत्व। भाईचारे की भावना संविधान की एकल नागरिकता बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द व्यक्ति का सम्मान तथा देश की एकता व अखंडता द्वारा बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान की मूल संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। संविधान की मूल संरचना क्या है? संविधान की मूल संरचना का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? सबसे पहले हमारे पास आता है शंकरी प्रसाद मामला, जो कि 1951 में हुआ था। दोस्तों ये मामले कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए ध्यान से इसको ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। शंकर प्रसाद मामला 1951 में आया था। क्या कहा गया इसमें? सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सामान्य विधि बनाकर संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये 1951 में आया था। फिर इसके बाद आया हमारे पास गोलकनाथ मामला, जो कि 1967 में आया। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में न तो कटौती कर सकती है और न किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। इसके बाद केशवानंद भारती मामला आया, जो कि 1973 में, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे विशेष मामला और सबसे प्रतिष्ठित मामला है केशवानंद भारती मामला। कई एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, इसलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि ये केशवानंद भारती मामले में जो न्यायालय का क्या अभिलेख है, क्या उसमें बताया गया है। तो इस मामले में संविधान की मूल संरचना का प्रतिपादन हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद अनुच्छेद 368
के माध्यम से मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस भी ले सकती है, परंतु संसद उन मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि केशवानंद भारती के केस से ही मूल संरचना यानी बेसिक कॉन्सेप्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट आया, मूल संरचना। तो इस आधार पर मौलिक जो अधिकार हैं उनमें संशोधन भी किया जा सकता है और उन्हें हटाया भी जा सकता है, वापस भी लिया जा सकता है, लेकिन उसकी मूल संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन की। संसद ने अधिनियम पारित किया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, किसी भी आधार पर, चाहे वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ही क्यों न हो। नेक्स्ट है मिनर्वा बिल मामला 1980। इसमें क्या बताया गया? 42वें संविधान संशोधन में संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, जो कि संविधान की मूल विशेषता है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले की व्यवस्था को बहाल रखा। नेक्स्ट है संविधान की मूल संरचना के स्रोत क्या क्या हैं या तत्व क्या क्या हैं। संविधान की मूल संरचना के तत्व, सबसे पहले संविधान की सर्वोच्चता, सेकंड है भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्य प्रकृति, थर्ड है संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, फोर्थ है विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, फिफ्थ है संविधान का संघीय स्वरूप, सिक्स्थ है राष्ट्र की एकता और अखंडता, सेवेंथ है कल्याणकारी राज्य, सामाजिक और आर्थिक न्याय, नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा, नेक्स्ट है व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली, नेक्स्ट है कानून का शासन, नेक्स्ट है मौलिक अधिकार व नीति निषेध सिद्धांतों के बीच संतुलन को बनाना, नेक्स्ट है समता का सिद्धांत, नेक्स्ट है स्वतंत्रता का निष्पक्ष चुनाव, नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नेक्स्ट है संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, नेक्स्ट है न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, नेक्स्ट है तर्क संगत का सिद्धांत, नेक्स्ट है अनुच्छेद 32, 136, 141 तथा 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां। अतः संसद उपरोक्त सिद्धांतों को संविधान संशोधन के माध्यम से ही सीमित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान का संशोधन, ये कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन संविधान के भाग 20 में, भाग किसमें, पार्ट 20 में अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान की उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हैं। इसका मतलब यह है अनुच्छेद 368 के तहत भी जो संसद है वो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अब हम लोग समझेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे फिर लोकसभा हो। विधेयक को किसी भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी सदन के कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 यानी 2/3 50% से अधिक उपस्थिति द्वारा पारित होना चाहिए। नेक्स्ट है दोनों सदनों के बीच असहमत होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, यानी संविधान संशोधन के लिए जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो केवल सामान्य बिल के लिए है बस। आप लोग दोस्तों बताना है कि जो संयुक्त बैठक है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, आप लोग बताइएगा। चाहे तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 102, ऑप्शन नंबर 108, ऑप्शन नंबर 112, ऑप्शन नंबर 110। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा।
नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को ना तो अपने पास रख सकता है और ना ही संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना बाध्यकारी होता है, यानी उसको अपने सिग्नेचर करने ही होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है, यानी जैसे राष्ट्रपति अपना स्वीकृति प्रदान करेगा तो वो विधेयक अधिनियम बन जाएगा। संशोधन के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 को दो प्रकारों में संशोधन की व्यवस्था है। पहला क्या है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और दूसरा संसद का विशेष बहुमत तथा राज्यों की स्वीकृति द्वारा। तो दो तरीके, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और दूसरा है संसद का विशेष बहुमत तथा राज्यों की स्वीकृति द्वारा। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधित हो सकते हैं। ये संशोधन साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा होते हैं, अतः ये संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते। यानी जो साधारण आपके विधेयक होते हैं वो 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते। केवल दो ही हैं, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और दूसरा संसद का विशेष बहुमत तथा राज्यों की स्वीकृति द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान संशोधन के प्रकार। संविधान संशोधन जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो हमने अभी समझा है कि संविधान संशोधन के बेसिकली 3 प्रकार हैं। पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, और दूसरा संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्य विधानमंडलों की संसद के उपरांत। यानी 3 तरीके से हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। ये व्यवस्था अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है, यानी इसको अनुच्छेद 368 की सीमा में नहीं रखा गया है। इसमें कौन कौन से हैं? पहला है नए राज्यों का प्रवेश या गठन। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत आपको कोई, यानी संसद को कोई भी परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। ये साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। पहला नए राज्यों का प्रवेश या गठन, दूसरा है नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्य के नाम में परिवर्तन। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद का निर्माण व उसकी संपत्ति। नेक्स्ट है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार। ये दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। इसको भी परिवर्तित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है संसद में गणपूर्ति, संसद द्वारा संसदों के वेतन एवं भत्ते। नेक्स्ट है संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट है संसद सदस्य या संसद सदस्य व इसकी समितियों के विशेषाधिकार। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना। नेक्स्ट है राजभाषा का उपयोग। नेक्स्ट है नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। नेक्स्ट है निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। नेक्स्ट है 5वीं अनुसूची एवं 6ठी अनुसूची। अब संसद के विशेष बहुमत द्वारा कौन कौन संशोधन किए जा सकते हैं? तो प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा जो संशोधन किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है मूल अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और थर्ड है वे सभी उपबंध जो अन्य 2 श्रेणियों से संबंध नहीं है। नेक्स्ट है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा कौन कौन से परिवर्तन या संशोधन किए जा सकते हैं? पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। नेक्स्ट है केंद्र व राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार। नेक्स्ट है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की शक्तियां। नेक्स्ट है केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय। नेक्स्ट है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की संसद की शक्ति व प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 368 में उपबंध की गई है स्वयं है। तो दोस्तों आज का सेशन ये यही समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है या किसी भी तरीके का कोई प्रश्न है तो उसको आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग नेक्स्ट सेशन में से सारे पार्ट्स चाहते हैं कि मैं संविधान को पूरा ख़त्म करवा दूं एक से, यानी प्रस्तावना तो हमारी ख़त्म हो ही गई है, उसके फीचर्स भी संविधान के ख़त्म हो गए हैं। अब हमको पार्ट 1 से लेकर के जितने भी पार्ट हैं, हमारे 22 भाग हैं, उन सभी भाग को ख़त्म करना है। तो दोस्तों आप लोग इसको जो है ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट सेशन के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।